नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश कुमार यादव जो आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था को अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे आज। और ये भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, आप भारत की कोई भी एग्ज़ाम प्रतियोगिता एग्ज़ाम दे लो, सब में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी को इस चीज़ को पढ़ना है। इसको अपन पढ़ेंगे तो एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके माध्यम से अपन पूरी पॉलिटी को इस डायग्राम में अपन एक बार देख लेंगे ताकि अपने को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो देखो, अपन बोर्ड पर एक बार एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपनी है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। क्या बोलते हैं? इंडियन पॉलिटी। देखो, इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। तो इस भारतीय राज्य व्यवस्था को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के लिए अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को दो भाग है। ये कौन कौन से हैं? एक पार्ट तो अपन पढ़ेंगे इसका संविधान। दूसरे वाला जो पार्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, अगर इसको बोले तो सरकार भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि शासन करती है सरकार करती है। तो शासन प्रणाली अपन बोले थे इसको सरकार। तो एक तो संविधान वाला पार्ट हो गया और एक हो गई शासन प्रणाली। ठीक है। अब देखो साथ, इस संविधान को पढ़ने के लिए इसको भी अपन तो तीन भागों में बांट लेते हैं ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए समझने में। तो इसको अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक वाला जो पार्ट पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। और दूसरी वाली अपन पढ़ेंगे संविधान निर्माण की कहानी। भाई, संविधान कैसे बना था, जो भी है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। और 3 नंबर पे अपन पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। क्या पढ़ेंगे? संविधान का दर्शन। मतलब ये वाला जो पार्ट है संविधान, इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण की कहानी और संविधान का दर्शन। अब देखो, इसको समझने के लिए, संवैधानिक विकास को समझने के लिए इसको भी अपन 2 भागों में बांट लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से अपने को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो, एक वाला जो पार्ट है संवैधानिक विकास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। मतलब हमारे भारत पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी ने शासन कब से कब तक किया था? तो इसकी अगर अपन बात करें तो 1600 से लेकर 1858 तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत पर। इसके बाद में अगर अपन 2 नंबर पे बात करें तो ब्रिटिश ताज का शासन। अब देखो, 1858 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको इसका शासन हट गया था और इसके बाद में डायरेक्ट जो ब्रिटिश ताज है, वहाँ की ब्रिटिश जो सरकार है, उसके हाथ में डायरेक्ट शासन आ गया था अपने भारत का। तो ये कब से कब रहा? तो बात करते हैं 1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन रहा? ब्रिटिश ताज का शासन रहा। ठीक, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब संविधान निर्माण की कहानी अपन सेकंड पढ़ ले। अब इसके अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषता पढ़ेंगे। प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना हो गई। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य। देखना भी इधर, संविधान का दर्शन
हमारे को विशेषताओं में देखने को मिलेगा, प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, भौतिक मौलिक अधिकारों में देखने को मिलेगा, नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलेगा और मौलिक कर्तव्यों में देखने को मिलेगा। अब जैसे ही देखो मौलिक कर्तव्य अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ कर कैसे देखो, और शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। अब भाग 5 से फिर क्या चालू हो जाती है? केंद्र सरकार चालू हो जाती है, मतलब संघ सरकार चालू हो जाती है। तो यहाँ पर अपन अंत हो जाता है। तो ये वाला एक वाला पार्ट तो ये बन गया। सबसे पहले संविधान पढ़ेंगे। संविधान को 3 भागों में अपन ने बांटा, संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण की कहानी, संविधान का दर्शन। संवैधानिक विकास को अपन 2 भागों में बांटे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1600 से लेकर 1858 तक रहा अपने भारत पर, और जो ब्रिटिश ताज का जो शासन रहा वो 1858 से लेकर 1947 तक किसका रहा? ब्रिटिश ताज का, मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। सेकंड, फिर कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, फिर अपना संविधान बना। तो संविधान निर्माण की जो पूरी कंप्लीट कहानी है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। और फिर संविधान के दर्शन में अपन संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो अपन रेगुलर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, और उसके बाद में ये, और इसके बाद में ये। यहाँ तक ये पढ़ते रहने के बाद में ये वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अपन किस पर आ जाएंगे? शासन प्रणाली पर। अब शासन प्रणाली के अंतर्गत अपन 3 चीज पढ़ेंगे। इस शासन प्रणाली में क्या आती है? सरकार आती है। मैंने बोला शासन प्रणाली मतलब सरकार। तो भारत में भाई सरकार कितनी प्रकार की है? हमारे भारत में वर्तमान की अगर अपन बात करें तो सरकार 3 प्रकार की है। एक तो कौन सी सरकार आ गई? संघ सरकार। कौन सी आ गई? संघ सरकार। और दूसरी कौन सी आ गई? राज्य सरकार आ गई। कौन सी आ गई? राज्य सरकार। और तीसरी आ गई स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमारे मूल संविधान में 2 सरकारों का ही उल्लेख था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बोले सर स्थानीय सरकार कब आई? स्थानीय सरकार को बाद में जोड़ा गया। मतलब हमारे भारतीय संविधान में 2 अमेंडमेंट हुए थे, 2 संशोधन हुए थे, 73वां और 76वां संविधान संशोधन। उस 73वें और 76वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया। इसका मतलब हमारे मूल संविधान में स्थानीय सरकार का उल्लेख नहीं था। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन देखने को निकल सकता है कि निम्न में से कौन सी सरकार का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था? आपको ऑप्शन में देगा संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, या तीनों। तो आपको क्या करना है? स्थानीय सरकार का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? इसको 73वें और 76वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब इधर वाला अपन ने डायग्राम बना लिया भाई, इसके अंतर्गत अपन ये चीजें पढ़ेंगे। अब दूसरे वाला जो पार्ट अपन शासन प्रणाली मतलब सरकार वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं, अब इसमें अपन 3 सरकारों को पढ़ेंगे। लेकिन सरकारों के बारे में भी अपन एक डायग्राम बनाते हैं कि संघ जो सरकार होती है वो संघ सरकार के कितने अंग होते हैं, राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं, स्थानीय सरकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई, उतार लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगली बात करेंगे अपन शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के अंतर्गत अपन सरकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संघ सरकार के बारे में। अब नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं शासन प्रणाली सरकार के अंतर्गत, और सरकार के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे संघ सरकार। संघ सरकार का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, यहां पर उसको देखना है आपको। बात करते हैं अपन संघ सरकार। कौन सी सरकार की बात करते हैं? संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। चलो भाई इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात ये करता हूं कि हमारी जो संघ सरकार है, इस संघ सरकार का जो उल्लेख है, संघ सरकार का जो उल्लेख है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो भाई अपन बात किए थे अभी
कि हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में बताता है। कंप्लीट केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। अगर अनुच्छेदों की बात करें कि कौन से अनुच्छेदों में संघ सरकार का उल्लेख मिलता है, तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होते। बोले भाई सर 51 तक क्या था? अरे अभी मैंने बताया था, इधर वाला संविधान वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा उसमें मैंने बताया था कि भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य थे उधर। अब मौलिक कर्तव्य के बाद में अगला आ जाएगा तो 52 स्टार्ट हो जाएगा 51 के बाद में। तो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होते हैं और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कौन सी सरकार का उल्लेख मिलता है भाई? केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कौन सी सरकार का उल्लेख है? संघ सरकार का उल्लेख। अगली बात करते हैं, संघ सरकार के अंग कितने हैं? कितने अंग हैं? तो साहब इसके अंगों की बात करते हैं अपन, तो इसके होते हैं 3 अंग मुख्य रूप से। देखो साहब, सबसे पहले इसका जो अंग आता है उसको अपन बोलते हैं कार्यपालिका। देखो एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं अपन ताकि अच्छी तरीके से अपने को दिख जाए ये चीज़। किसकी बात करते हैं भाई? अंग की बात करते हैं। तो अंग इसके बनाते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले आता है कार्यपालिका। क्या आती है भाई? कार्यपालिका। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पे आती है व्यवस्थापिका। क्या आती है? व्यवस्थापिका। अगर इसको बोले तो अपन विधायिका, अगर बोले तो अपन इसको संसद। तो पहली कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका और 3 नंबर पे आती है न्यायपालिका। क्या आती है? न्यायपालिका। भाई एक और आता है इसका अलग से एक अभिन्न अंग आता है, ये भी है इसका केंद्र सरकार का ही अंग है, उसको अपन बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं केग। क्या बोलते हैं? केग बोलते हैं। ये केंद्र सरकार के पार्ट है सारे। मतलब मुख्य रूप से केंद्र सरकार के 3 पार्ट रखते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, बल्कि ये भी हमारी केंद्र सरकार का एक पार्ट है, अंग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलो ठीक है, अब बात करते हैं साहब। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? कार्यपालिका की। अब आप बोले सर कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से उल्लेख में मिलेगा? मतलब जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के जो ये अंग है, ये जो 3-4 अपन ने अंग पढ़े, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये लिखे, तो इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलेगा? तो सीधी सी बात है, इन्हीं अनुच्छेदों के बीच में आएगा इनका उल्लेख। 52 से लेकर 151 के बीच में आएगा। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ से आएगा। तो भाई अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किसका उल्लेख मिलेगा? कार्यपालिका का। फिर बात करते हैं व्यवस्थापिका का, कि व्यवस्थापिका का तो अगला अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएगा 79 से लेकर, मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक किसका उल्लेख मिलेगा अपने को? केंद्रीय व्यवस्थापिका का उल्लेख मिलेगा। और फिर बात करते हैं न्यायपालिका का, तो सेंटर की जो न्यायपालिका है वो 123 के बाद में कौन सा अनुच्छेद आता है? 124 से लेकर 147 तक किसका उल्लेख मिलेगा? न्यायपालिका का उल्लेख है। अब बात करते देखो 151 तक है ना, अब लास्ट वाला जो अनुच्छेद बच गए वो 148 से लेकर 151 तक अपने को किसका उल्लेख मिलेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ में आई यहाँ तक अच्छी तरीके से? भाई सरकार के जो अंग है, केंद्र सरकार के वो अंगों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। भाई केंद्र सरकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 तक मिलता है। ये केंद्र सरकार के नीचे वाले जो पार्ट अपन ने लिखे उन पार्टों में सबसे पहले कार्यपालिका का उल्लेख 52 से लेकर 78 तक मिलता है। व्यवस्थापिका जिसको अपन विधायिका बोलते हैं, इसका उल्लेख 79 से लेकर 123 तक मिलता है। न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक मिलता है। अगली बात करते हैं। अगली बात अपन ये करते हैं कि बोलो सर इसका काम क्या होता है? जो ये कार्यपालिका है इसका काम क्या होता है? तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ लेते हैं कार्य क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। सभी के चारों के अपन कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले काम इसका कार्यपालिका का बात करते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उन कानूनों को
लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। तो मतलब सीधी सी बात है, कानूनों को लागू करना। किसको लागू करना? कानूनों को लागू करना। ये कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका। तो बात करते व्यवस्थापिका का काम क्या है सर? कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। इसका काम क्या है भाई? कानून बनाना। ये जो कानून बनाती है उन कानूनों को लागू कौन करती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य हो गया, व्यवस्थापिका का कार्य हो गया। अरे तो भाई कानून तो गलत भी बन सकते हैं, संविधान का उल्लंघन भी हो सकता है, संविधान के विरुद्ध कोई कानून बन सकता है। तो उन कानूनों की जांच करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका की। इस व्यवस्थापिका ने अगर कोई कानून बनाया है, ऐसा कोई कानून बन गया जिससे हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तो साहब उनकी जांच करेगी न्यायपालिका। और अगर वो कानून गलत है, उससे संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तो हमारी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो इसका मतलब हमारी न्यायपालिका का कार्य क्या हो गया? कानूनों की समीक्षा करना। कानूनों की समीक्षा। समीक्षा मतलब हो गई जांच करना कि गलत कानून तो नहीं बने हैं, यहाँ से संविधान की किसी धारा या किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसकी पूरी जांच कौन करती है? न्यायपालिका। देखो ये व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में संसद आती है, संसद में अपनी लोकसभा राज्यसभा अपन पढ़ेंगे। तो ये वाले देखो अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में आप सबको पता है कि कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। अरे तो व्यवस्थापिका है, ये इधर कार्यपालिका है, तो यही कानून बनाने वाले, यही लागू करने वाले। देखो इधर प्रधानमंत्री कार्यपालिका में आएगा, तो प्रधानमंत्री या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य होगा। तो सीधी सी बात है, ये इधर से ही तो निकल रही है। ये कार्यपालिका कहाँ से निकल के आ रही है? व्यवस्थापिका से निकल के आ रही है। क्योंकि भारत में जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है, वहां से व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का क्या होता है? निर्माण होता है। इस कारण यही कानून बनाने वाले और यही क्या करने वाले? लागू करने वाले। तो ये तो बनाएंगे तो लागू करेंगे, इसको एक और बात है। लेकिन इन दोनों के अलावा हमारी न्यायपालिका बैठी है ना, इस कारण अगर ये कोई गलत कानून बना देते हैं तो उनकी जांच कौन करती है? न्यायपालिका। और अगर वो गलत होगा तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर देगी। साथ अगली बात करते हैं। बोले सर इसका क्या काम होता है? जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, जिसको अपन केक बोलते हैं, इसका काम होता है हमारी जो केंद्र सरकार है, मतलब इनकी आय और व्यय क्या क्या रखता है? ब्यौरा रखता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड इसके पास होता है। तो मतलब सीधी सी बात है, सरकार के आय व्यय का ब्यौरा रखना, ये किसका काम होता है भाई? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बोलो तीनों के कार्य बता दोगे अच्छी तरीके से? अगर आपको पूछे कि कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानूनों की समीक्षा करना, मतलब जांच करना। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है? सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा रखना। ठीक है, मतलब उसका रिकॉर्ड रखना। कार्य हो गए। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बोले सर हमारी कार्यपालिका का निर्माण किनके मिलने से होता है? तो कार्यपालिका में आता है भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में बात करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री। कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री के बाद में इधर दिख रहा होगा, इधर लिख रहा हूँ मैं ऊपर साइड में, यहाँ देख लेना। इधर राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 इधर लिख रहा हूँ मैं, मंत्री परिषद। क्या हो गई? मंत्री परिषद। नंबर 5 की बात करूँ तो मैं महान्यायवादी। क्या होता है भाई? महान्यायवादी। मतलब कार्यपालिका किनके मिलने से बनती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। इन सब के मिलने से किसका गठन होता है भाई? कार्यपालिका का गठन होता है। मतलब कार्यपालिका में ये सब लोग आते हैं। इधर आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं इधर। बोले मैंने बोला कि इसको व्यवस्थापिका या विधायिका, बात करूं मैं संसद, संसद लिख सकते हैं इसको। भाई कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। तो साहब संसद, अब संसद का गठन आप सबको पता है, हमारे भारतीय संविधान का 79 ये अनुच्छेद है शुरू वाला, 79 के तहत संसद का गठन होता है। बोले संसद का गठन किनके मिलने से होता है? तो हमारी संसद का जो गठन होता है वो LS, RS और राष्ट्रपति। बोले सर ये LS क्या है? लोकसभा है। RS क्या है? राज्यसभा है। और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। ठीक है, देखते हैं
आप सबको पता है कि सर लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 81 के तहत होता है। सर राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 81 के तहत होता है। और ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अब देखो, हमारी संसद का गठन किनके मिलने से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के मिलने से होता है। फिर यहां से बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि संसद के अंग कितने होते हैं और संसद के सदन कितने होते हैं। तो संसद के अगर सदन पूछे तो 2 होते हैं, बल्कि अगर अंग पूछे तो 3 होते हैं। संसद के सदन 2 कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के अंग पूछे तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब सुनो इधर, अभी अपन ने बोला कि इसका ये कानून बनाती है और ये कानूनों को लागू करती है। अब सुनना, देखो अपने भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो संसद का सदस्य होता है। या तो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी हो उसके, या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या लोकसभा का, दोनों में से किसका भी सदस्य हो, लेकिन सदस्य होना जरूरी है संसद का। वो व्यक्ति भारत का क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। बोलो भाई, प्रधानमंत्री यहां पर भी अपन ने लिखा है, ये प्रधानमंत्री। बोलो प्रधानमंत्री किधर से निकल गया? इधर से निकल गया। दूसरी बात, राष्ट्रपति। बोले राष्ट्रपति को जो चुनाव देते हैं, राष्ट्रपति को जो नियुक्त करते हैं, वो राष्ट्रपति को कौन करता है? संसद के सदस्य मिलकर ही तो करते हैं। अरे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बोलो राष्ट्रपति इधर से ही निकल के आया, ये ना। अगली बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर करते हैं। बोलो ये भी यहाँ से निकल के आया, ठीक है ना। और मंत्री परिषद, बोलो मंत्री कौन बनेगा? या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का, इन दोनों में जो भी कोई सदस्य होगा वो क्या बनेगा? मंत्री बनेगा। तो बोलो मंत्री परिषद भी आ गई यहाँ से। तो लगभग इधर वाले हैं ये सारे यहाँ से ही निकल के आ रहे हैं। तभी तो मैंने बोला कि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? ये हो गई अपनी संसद। अगली बात करते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में आप सबको पता है यहाँ पर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। कौन आता है भाई? सुप्रीम कोर्ट। कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। न्यायपालिका जो 124 147 है, जिसका काम क्या होता है? कानूनों की समीक्षा करना। और इसमें आता अपना सुप्रीम कोर्ट, जो आप सबको पता है नई दिल्ली में अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर कोई भी कोई संसद गलत कानून बना देती है ना, और उसको ये लागू भी कर देते हैं, तो साहब कौन बैठा रहता है सामने? न्यायपालिका है। न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये हो गया अपना किसका डायग्राम भाई साहब? ये हो गया अपनी केंद्र सरकार का। हाँ, इनके अगर अनुच्छेद आप देखो ना, तो इनके अनुच्छेद भी आप देख सकते हो। बोले सर राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो आपको बताना है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 52। तो 52 में किसका मिलता है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। बोले सर उपराष्ट्रपति का 63 में मिलता है। फिर बात करते हैं सर प्रधानमंत्री, तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख मिलता है। बोले सर मंत्री परिषद, अनुच्छेद 76 में मंत्री परिषद। बोले सर महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में किसका मिलता है? महान्यायवादी का मिलता है। बोले भाई केंद्र सरकार में कोई समस्या? एक बार फिर अपन दोहरान करते हैं केंद्र सरकार का। मैंने बोला कि जो शासन प्रणाली, इस भारतीय राज्य व्यवस्था में अपन ने जो शासन प्रणाली पढ़ी थी, उस शासन प्रणाली में 3 प्रकार की सरकार अपन ने पढ़ी थी। एक तो संघ सरकार के बारे में बात की थी, एक राज्य सरकार के बारे में, एक स्थानीय सरकार के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात किसकी, कौन सी सरकार की कर रहे हैं? संघ सरकार की कर रहे हैं। मैंने बोला कि संघ सरकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। बोले कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 52 से लेकर 151 तक मिलता है। हमारी केंद्र सरकार के अंग कितने होते हैं? बोले सर 3 होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, बल्कि नियंत्रक और माले का जो परीक्षक का पद है किए गए, ये भी केंद्र सरकार का एक क्या है? अंग है। बोले सर ये कौन कौन से है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। व्यवस्थापिका को विधायिका भी बोल सकते हैं, इसको संसद भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, बोले सर कार्यपालिका का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलेगा? अरे तो भाई 52 से लेकर 151 वाले में मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो देखते हैं, कार्यपालिका का 52 से लेकर 78 तक मिलता है, व्यवस्थापिका का 79 से लेकर 123 तक मिलता है, और न्यायपालिका का 124 से 147 तक मिलता है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 148 से लेकर 151 तक मिलता है। अनुच्छेदों की बात होगी। फिर अगली बात करते हैं, बोले सर इनका काम क्या होता है? कार्यपालिका क्या काम करती है, व्यवस्थापिका क्या करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, और केग क्या काम करता है? तो देखो साहब, इधर कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। दूसरी बात, व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। तीसरी बात, न्यायपालिका का काम क्या होता है? जो ये कानून बनाए हैं, ये कार्यपालिका जिनको लागू की है, तो ये गलत भी हो सकते हैं। अगर संविधान के किसी धारा का उल्लंघन कर रहा है
तो उन कानूनों की जांच करती है कि ये सही है या गलत है। ये पूरी जांच करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। और इसका काम क्या होता है? सरकार के आय और व्यय क्या क्या रखता है? ब्यौरा रखता है, मतलब रिकॉर्ड रखता है कि सरकार के पास एक साल में कितनी आय हो रही है, सरकार से कितना खर्चा कर रही है, कितना खर्चा हो रहा है। कंप्लीट रिकॉर्ड कौन रखता है? केग रखता है। क्लियर बात आ गई? अगले बात करते हैं। बोले सर कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका का निर्माण किनके मिलने से होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सब पांचों से मिलकर किसका गठन होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। देखो, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख 63 में मिलता है, प्रधानमंत्री के पद का 75 में है और मंत्रिपरिषद का 74 में है और महान्यायवादी का 76 में है। आ गई बात समझ में? दूसरी वाली बात करते हैं व्यवस्थापिका की। बोले इसमें है कानून बनाती है, इसमें क्या आती है? संसद आती है। बोले संसद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत होता है। बोले संसद का गठन किनके मिलने से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन के मिलने से होता है। बोले लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? 81 के तहत होता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 81 ये 80, सॉरी यहाँ पर आपको 80 करना है, मैंने 81 लिख दिया, यहाँ पर 80 है, ठीक है। लोकसभा का 81 के तहत और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का मैंने इधर बता ही दिया, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख 52 में मिलता है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात करते हैं, न्यायपालिका की तरफ आ जाइए। न्यायपालिका में यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया, तब नीचे काम कौन आती है न्यायपालिका में? सुप्रीम कोर्ट आता है। अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। क्लियर? और अगली बात करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम मैंने इधर बता दिया था। ये मेरी तरफ से जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार वाला डायग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सेकंड अपन जो दूसरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। अब सुनना, अगर ये अच्छी तरीके से अपने को समझ में आ गया तो राज्य सरकार को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नाम वो के वो रहेंगे, कुछ अनुच्छेद चेंज होंगे, बस अनुच्छेद चेंज होंगे, भाग चेंज होगा और ये वाला वहां पर नहीं आएगा। और वही उसके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होगी। ये नीचे वाला मैटर चेंज हो जाएगा, इधर वाला अनुच्छेद वाला चेंज हो जाएगा। देखो क्या चेंज होता है, अच्छी तरीके से अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अपन तीनों जो सरकार है ना, उन तीनों सरकारों के डायग्राम बनाकर पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पहले मैंने संविधान वाले पार्ट का डायग्राम बना दिया बढ़िया तरीके से, और इसके बाद में अपन ने संघ सरकार का पार्ट जो डायग्राम है वो बना दिया। अब अपन बात करते हैं राज्य सरकार का डायग्राम बनाते हैं। एक बार अपन इस सभी को मेटा देते हैं इसको, ताकि दिखने में दिक्कत नहीं आए अच्छी तरीके से। राज्य सरकार किसकी बात करते हैं? राज्य सरकार। बोले बात करते हैं सर राज्य सरकार का उल्लेख कहाँ मिलेगा? अरे बहुत अच्छी बात है, आराम से अपन कर सकते हैं इसका उल्लेख। बोले इसका उल्लेख मिलेगा तो पहले तो अपन बात करते हैं भाग की, कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलेगा। तो भाग 5 में तो किसका था? केंद्र सरकार का। अगले वाला कौन सा आ जाएगा? भाग 6। भाग 6 में किसका उल्लेख मिलेगा? राज्य सरकार का। अनुच्छेदों की बात करें तो भाई अनुच्छेद अगले उठा लेंगे इससे आगे वाले। तो देखो 151 तक कौन थी? केंद्र सरकार। अगला अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है? 152 से स्टार्ट होता है, और 152 से लेकर 237 तक कौन सी सरकार का उल्लेख मिलता है? राज्य सरकार का। तो देखो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अगली बात करते हैं। बोले सर इसके अंग, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसमें पढ़ा था वैसे इसमें भी पढ़ लेते हैं। पहले अंतर क्या रहेगा? कुछ अनुच्छेद चेंज होंगे और क्या है, बस और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, वही लिख दो यहाँ पर कार्यपालिका। ये तो हो गई कार्यपालिका। यहाँ पर अपन लिखते हैं व्यवस्थापिका, वही व्यवस्थापिका हो गई। या इसको अपन बोले तो क्या? विधायिका। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगी? न्यायपालिका। क्या आ जाएगी? न्यायपालिका। बोलो तीनों की 3 अंग हो गए सरकार के। राज्य सरकार के कितने अंग है? 3 अंग। 3 अंग अपन ने कंप्लीट लिख लिया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
अगली बात करते हैं। बोले सर इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? अरे भाई 152 से लेकर 237 में मिलेगा, और तो क्या है, यहीं मिलेगा। तो शुरुआत में जो स्टार्ट होगा सबसे पहले 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक तो किसका उल्लेख मिलेगा? कार्यपालिका का उल्लेख मिलेगा। और व्यवस्थापिका का जो उल्लेख मिलेगा वो इससे आगे वाला अनुच्छेद आ जाएगा 168 से लेकर 213 तक आपको किसका उल्लेख मिलेगा? राज्य की जो व्यवस्थापिका है इसका उल्लेख मिलेगा। फिर बात करते हैं सर न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो अगला 214 से स्टार्ट कर देंगे, 214 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख मिलेगा? राज्य की जो न्यायपालिका है इसका उल्लेख देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं। बोले सर इनके कार्य, अरे कार्य सेम वही है जो अपन ने संघ सरकार में पढ़े थे, वो के वो कार्य, बस वो सेंट्रल लेवल के हैं होते हैं और ये राज्य स्तर के। तो देखो साहब, इसका अगर कार्य की बात करें तो इसके कार्य क्या हो जाएगा? जो व्यवस्थापिका कानून बनाएगी उन कानूनों को क्या करती है? लागू, कानूनों को लागू करना। इसका काम क्या हो गया? सेम वहां लिखा था वो लिख दो यहां पर भी, कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। क्लियर? अगली बात है इसका भी वही लिख दो, वहां पर सेंटर है तो यहाँ पे क्या हो गया? राज्य स्तर की न्यायपालिका आ गई, तो इसमें अपन लिखेंगे कानूनों की समीक्षा। सेम वही काम है, कानूनों की समीक्षा मतलब जांच करना। बोलो भाई तीनों के काम में कोई समस्या? तीनों क्लियर हो चुके? अगली बात करते हैं। बोलो वहाँ पर भी तो अपन ने लिखा था पर सर जो सेंटर में अपन ने कार्यपालिका पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें अपन ने बोला कि सर किन के मिलने से कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति लिखा था ना। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है भाई? राज्यपाल लिख देना है। क्या लिख देना है? राज्यपाल। बोलो आई बात समझ में? हाँ सर, राज्यपाल के बाद में अब वहाँ पर उपराष्ट्रपति लिखा था, लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा मुख्यमंत्री। वहाँ पर प्रधानमंत्री लिखा था, यहाँ पर क्या लिख देंगे? मुख्यमंत्री लिख देंगे। वहाँ पर सेंटर की मंत्री परिषद, यहाँ पर राज्य की मंत्री परिषद होगी भाई। और वहाँ पर अपन बात करते हैं महान्यायवादी लिखा था, तो यहाँ पर पद होता है राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है भाई। किसका पद होता है? महाधिवक्ता का पद होता है। तो चलो देखते हैं बात। 164 में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है, 163 में मंत्री परिषद के पद का उल्लेख है, 165 में किसके पद का उल्लेख है? महाधिवक्ता, और 153 में किसका उल्लेख मिलता है? राज्यपाल के पद का उल्लेख। वहां पर पढ़ा था अपने राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 52 में मिलता है। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख 153 में। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख वहां पर अपन ने पढ़ा था 75 में। तो यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख 164 में। फिर मंत्री परिषद वहां पर सेंटर की मंत्री परिषद का 76 में, यहाँ पर राज्य की मंत्री परिषद का 163 में। महाधिवक्ता वहां पर महान्यायवादी का 76 में पढ़ा था, यहाँ पर महाधिवक्ता का 165 में क्या है? इसके पद का उल्लेख है। बोलो भाई राज्य की जो कार्यपालिका है इसका निर्माण किनके मिलने से होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। इन चारों से मिलकर किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आ जाइए, यहां अपन बात करते हैं। तो बोलो भाई वहां पर अपन ने संसद लिखी थी, यहां पर राज्य स्तर पर जैसे सेंटर पर संसद होती है वैसे राज्य स्तर पर क्या होता है भाई? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। आ गई बात समझ में? विधानमंडल होता है। तो बात करते हैं, बोले सर विधानमंडल का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है। बोले सर किनके मिलने से होता है? तो विधानमंडल का जो गठन होता है वो होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बोलो क्या अंतर है? नाम चेंज किया है। वहां पर यहाँ उस जब अपन ने सेंटर की व्यवस्थापिका पढ़ी थी, संसद के बारे में पढ़ा था, तो संसद का गठन अपन ने 79 में पढ़ा था कि संसद का गठन 79 के तहत होता है। तो राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल का गठन 168 के तहत होता है। बोलो वहां पर अपन ने जो संसद है उस संसद का गठन होता है वो किनके मिलने से होता था? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति लिखा था ना। यहाँ पर अपन वहां लोकसभा लिखी थी तो उसकी जगह यहाँ पर अपन ने क्या कर दी? विधानसभा कर दी। वहां पर राज्यसभा थी, यहाँ पर क्या होती है? विधान परिषद होती है। वहां राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर क्या होता है? राज्यपाल होता है। बोलो क्या चीज इसमें समझ में नहीं? अच्छी तरीके से अपन ने ये चीज क्लियर कर ली। अगली बात करते हैं, बोले सर इसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो वैसे तो अपन जब आगे विधानसभा ये पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन एक बार अपन डायग्राम यहाँ पे अपने दिमाग में ये चीज सेव हो जाएगी अच्छी तरीके से कि ऐसे होती है। इसका गठन होता है 170 के तहत।
विधानसभा का गठन 170 के तहत और विधान परिषद का गठन होता है 173 के तहत। और राज्यपाल के पद का मैंने इधर बता ही दिया कि 153 में राज्यपाल का पद मिलता है। बोलो भाई क्या चीज़ समझ में नहीं, अच्छी तरीके से आ गई, क्लियर। अगली बात करते हैं न्यायपालिका। कौन सी? राज्य स्तर की न्यायपालिका। यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। अब देखो जो उच्च न्यायालय होता है ना, इस उच्च न्यायालय का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। 214 से स्टार्ट होता है और 231 तक तो मिलता है उच्च न्यायालय का, मतलब जो हाई कोर्ट होता है ना, राज्य स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उस हाई कोर्ट का। फिर बात करते हैं कि सर इससे आगे क्या होता है फिर, तो देखो भाई उच्च न्यायालय के नीचे क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो इन अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख मिलता है 233 से लेकर 237 तक। अब आप बोलोगे, बोले सर आपने एक अनुच्छेद छोड़ दिया बीच में 232, 31 के बाद 232 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है, ठीक है। इस कारण 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है और उच्च न्यायालयों का उल्लेख 214 से लेकर 231 तक मिलता है। बोलो राज्य सरकार का डायग्राम आपके सामने कंप्लीट है। एक बार फिर अपन इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो भाई ये अपन राज्य सरकार, मतलब बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 6 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 152 से लेकर 237 तक। देखो अपन तुलना करते रहता है केंद्र सरकार के इनके मध्य, देखो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में था? 5 में था। तो राज्य सरकार का किस में? 6 में है। नेक्स्ट केंद्र सरकार है, उसका जो उल्लेख अपन ने पढ़ा था कौन से अनुच्छेदों में पढ़ा था? बोले सर 52 से लेकर अपन पढ़े थे 151 तक। फिर 152 से 237 तक किसका है? राज्य सरकार का उल्लेख है। अब बात करते हैं राज्य सरकार के अंग। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। बोले कार्यपालिका का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में? तो भाई इन अनुच्छेदों के बीच में आएगा, 152 से लेकर 237, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, इसका पूरा उल्लेख आपको इन अनुच्छेदों के बीच मिलेगा। तो साहब स्टेट गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का उल्लेख है 152 से लेकर 167 तक, व्यवस्थापिका का 168 से 213, न्यायपालिका का 214 से लेकर 237। बोलो कंप्लीट अनुच्छेद हो गया ना इधर वाले, अच्छी बात। बोले सर कार्य क्या है? कार्यपालिका का काम क्या है? सेम वही जो सेंटर में कार्यपालिका करती है वो ये राज्य स्तर पर करती है, कानूनों को लागू करना इसका काम होता है, कानून बनाना इसका काम होता है, कानूनों की समीक्षा करना मतलब जांच करना, ठीक है। अगली बात करते हैं। बोले सर इस कार्यपालिका का निर्माण किनके मिलने से होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल के पद का उल्लेख 153 में, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख 164 में, मंत्री परिषद का 163 में और महाधिवक्ता का 165 में। देखो वहां पर अपन ने राष्ट्रपति लिखा था, जब केंद्र सरकार पढ़ी थी वहां पर राष्ट्रपति लिखा था यहाँ पर, और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख 52 में पढ़ा था, यहाँ पर राज्यपाल हो गया। वहां पर प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। वहां पर प्रधानमंत्री 75 में है, यहाँ पर राज्य जो मुख्यमंत्री है वो किस में? 164 में है। वहां पर मंत्री परिषद का 74 है, केंद्र की मंत्री परिषद, यहाँ राज्य स्तर की मंत्री परिषद 163 में है। और वहां पर महान्यायवादी होता है और यहाँ राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है जो 165 में होता है। अब सर इनके बारे में डिटेल्स अपन पढ़ेंगे आगे, जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो पूरी चीज को अपन पढ़ेंगे, क्लियर। व्यवस्थापिका में आ जाओ। बोलो वहां पर संसद पढ़ी थी, यहाँ पर क्या होता है? विधानमंडल। अरे भारत में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो क्या है? संसद है। और राज्य स्तर पर कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो क्या होती है? विधानमंडल होती है, ठीक है। इस विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत होता है। बोले किनके मिलने से होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से होता है। विधानसभा का 170 में गठन है, विधान परिषद का 171 में गठन होता है, राज्यपाल का अपन इधर देख लिया साहब। अगली बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में वहां पर अपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था ना, वहां पर सुप्रीम कोर्ट लिखा था, इस जगह यहां पर लिखते हैं उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 से लेकर 231 तक मिलता है। और फिर उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, और वो अधीनस्थ न्यायालय है उनका उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक। बीच का 232 अनुच्छेद बच गया है, उसको क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया गया है। ये मेरी तरफ से जो राज्य सरकार वाला जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। बोलो 2 सरकार कंप्लीट हो गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिनका उल्लेख हमारे मूल संविधान में मिलता है। अब बात करते हैं तीसरी गवर्नमेंट का, जिसको अपन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार, जिसको बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था साहब, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। चलो
अब अपन बात करते हैं स्थानीय सरकार। किसके बारे में चर्चा करते हैं? स्थानीय सरकार के बारे में। चलो ठीक है साहब, सबसे पहले अपन बात करते हैं, बोले सर इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्थानीय जो सरकार है, इस स्थानीय सरकार का उल्लेख मिलता है भाई। तो इसका उल्लेख मिलेगा, अगर मैं भागों की बात करूं तो हमारे भारतीय संविधान का भाग 9 और भाग 9 कै, दो भाग है, भाग 9 और भाग 9 कै, दो भागों में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। भाग 9 में तो है पंचायती राज व्यवस्था का, और भाग 9 कै में किसका है? नगर पालिकाओं का, नगरीय जो स्वशासन है शहरी स्तर पर होते हैं उनका उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करते हैं, बोले सर अनुच्छेद, अनुच्छेद भी होंगे भाई। अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो इनके अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 जेड जी, ठीक है, 243, फिर 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे लेते हुए फिर आगे जेड तक आ जाएगा, जेड के बाद में जेड जी फिर आ जाएगा, जेड ए जेड बी सी डी ई एफ जी जी तक आ जाएंगे। इसमें दोनों आगे, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद भी आ गए और इसमें अपनी शहरी स्थानीय जो स्वशासन है उसके भी आ चुके। अब बांटेंगे अपन इनको अलग अलग, तो साहब इसके बारे में बात करते। बोले सर इसमें स्थानीय सरकार को कितने भागों में? अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ये लो साहब, समझने के लिए अच्छी तरीके से बांट लेते हैं इसको। ये लो साहब, तो देखो एक तो आ गई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, एक तो कौन सी आ गई? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को अगर मैं बोलूं तो पंचायती राज व्यवस्था भी बोल सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था ये भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर? और दूसरी आ गई शहरी स्थानीय स्वशासन। अगर इसको मैं बोलूं तो नगर पालिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नगर पालिका। ठीक है, एक तो हो गई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, एक होगा जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था भी बोल सकते हैं, और एक हो गई शहरी स्थानीय स्वशासन जो शहरों में होती है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीन होते हैं। वैसे स्थानीय जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था उसमें अपनी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद देखते हैं अपन। अगली बात करते हैं, बोले सर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलेगा? तो साहब मैं इनकी बात करता हूं तो एक तो भाग की बात करता हूं कि इसका पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है ना वो कौन से भाग में है? भाग 9 में है। कौन से में है? भाग 9 में। बोले अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन से होंगे? तो अनुच्छेद होंगे 243 से लेकर 243 ओ तक। कहां तक होंगे? ओ तक। 243 से लेकर 243 ओ तक किसका उल्लेख मिलता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था। अगली बात करते हैं, बोले सर इसमें कौन आती है? इसमें 3 आएंगे, 3 को आप पढ़ सकते हो। एक तो हो गई ग्राम पंचायत, दूसरे आ गई पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर जो आती है उसको अपन बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं भाई? जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। बोले सर इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो सीधी सी बात है, अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग कौन सा आ गया? 9, भाग 9 कै। इसको ए भी बोल सकते हैं इंग्लिश में अपन, भाग ए। ठीक है ना, ये हिंदी में सब बोले तो कै बोलते हैं। अगली बात करते हैं, बोले सर अनुच्छेद, तो भाई बच गए जो अनुच्छेद इसमें आ जाएंगे। बोले कहाँ से बच गए? देखो ओ तक तो यहाँ पर आ गए थे, ओ के बाद में क्या आएगा? 243 पी से लेकर 243 जेड जी। देखो मैं यहाँ पे इस पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। बोलो 243 पी से 243 जेड जी तक बोलो, हो गया कंप्लीट। तो ये विशेष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेदों
में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक तो इसका उल्लेख है। फिर पी से स्टार्ट हो जाता है 243 पी, ठीक है, इससे लेकर 243 जेड जी तक कौन सी आ जाती है, शहरी स्थानीय स्वशासन। भाग हो गए दोनों के, 9 में पंचायती राज है और 9 क में क्या है, शहरी स्थानीय स्वशासन। बोले यहां पर होती है सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और फिर जिला, तीसरे स्तर पर जिला परिषद। वैसे 3 यहां पर होती है भाई, 3 बोले सर कौन कौन सी होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, 3 होते हैं। आप शहरी स्तर पर जाओगे ना तो वहां पर देखो आपको पहले नीचे स्तर पर मिलेगी नगर पालिका, फिर नगर परिषद और उसके बाद में नगर निगम मिलेगी। आगे बात समझ में यहां तक। अगली बात करते हैं साहब, नेक्स्ट बात ये करते हैं, मैंने आपको जब शुरू में डायग्राम, अपन ने पहला डायग्राम पढ़ा था उसमें मैंने एक चर्चा की थी कि मूल संविधान में 2 प्रकार की सरकारों का उल्लेख ही है, बल्कि वर्तमान में 3 सरकार होती है, 3 सरकारों का क्या है, उल्लेख है। बोले सर ये तीसरी जो सरकार है, जो स्थानीय जो सरकार है, ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो बोले सर इसको कब जोड़ा गया था, तो यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, तो जोड़ा गया तो भाई इन दोनों का अलग अलग संशोधन के तहत जोड़ा गया था। खैर दोनों संशोधन तो एक ही साल हुए थे, 73वें संविधान संशोधन 1952, 1992 में संशोधन हुआ था, उसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। बोले सर इसको कब जोड़ा गया, फिर इसको जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 76वें संविधान संशोधन 1952। मतलब दोनों संशोधन 52 में हुए थे, 73वां और 74वां। 73वें के तहत तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था और 76वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर। अगली बात करते हैं। बोले सर 1952 में तो ये संशोधन हुआ था, बल्कि मैं बात ये करता हूं कि जो 73वां संविधान संशोधन था ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ तो ये लागू हुआ था भाई, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, 24 अप्रैल 1953 को ये भारत में लागू हुआ था, याद रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन क्या निकलता है कि 73वां संविधान संशोधन को भारत में कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1953 को। बल्कि ये संशोधन कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था, बल्कि इसको लागू कब किया था, 24 अप्रैल 1953 में इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। इसी कारण देखो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 1952 को ये 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू हुआ था। इसकी बात करते हैं। बोले सर ये जो 76वां संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जून 1953 को लागू हुआ था साहब। कब लागू हुआ था, 1 जून 1953 को। तो दोनों बढ़िया प्रश्न निकल सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1953 को और 76वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1953 को। ये मेरी तरफ से स्थानीय जो सरकार है इसका डायग्राम। अब देखो अपन आगे पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी तो केवल पूरी जो अपनी पॉलिटी है इसका एक डायग्राम तैयार किया ताकि अपने शुरू से लेकर अंत तक ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखो एक बार अपन दोहरान कर लेते हैं इसका। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार का उल्लेख भाग 9 और भाग 9 में, भाग 9 में और 9 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जेड जी तक मिलता है। बोले इसमें कौन सी है, स्थानीय सरकारों को 2 भागों में अपन इसको बांट के पढ़ी। एक तो ग्रामीण स्तर पर होती है, उसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, और एक होती है शहरी स्तर पर, उसको बोलते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन, बोले तो नगर पालिका। बोले सर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। बोले शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9 में, मतलब बोले तो ए भी लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 243 पी से, भाई ओ तक तो हो गई, अब पी से स्टार्ट हो जाएगा और जेड जी तक ही हो जाएगा। अगली बात
इसमें सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके बाद में मध्यम स्तर पर पंचायत समिति होती है, और फिर जो उच्च स्तर होता है तीसरा स्तर उसमें जिला परिषद होती है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर नीचे स्तर पर नगर पालिका, फिर नगर परिषद और फिर नगर निगम शहरी स्तर पर। अगली बात करते, बोले इसको कब जोड़ा गया संविधान में, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। अगर बात करें तो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब हो गया संविधान में जोड़ा गया था इसको, मतलब तरियाम बावड़े से पहले ये संविधान में नहीं था, इसका उल्लेख संविधान में नहीं जुड़ी हुई थी। कि चुनाव तो होते थे सभा अपनी रियासतों के हिसाब से करते थे, लेकिन वो रेगुलर चुनाव नहीं होते थे, उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भाई रेगुलर 5 वर्ष पर चुनाव होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि जब 1993 में इसको जोड़ा गया, हमारे संविधान में इस चीज़ को जोड़ा गया, उसके बाद में इसके रेगुलर 5 वर्ष पर चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो अगर प्रश्न आपको पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, मतलब जोड़ा कब गया इसको, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1952 में। ठीक है, और इस 73वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को इसको भारत में लागू किया गया। वैसे इधर आ जाइए, इसको कब जोड़ा गया, इसको 76वें संविधान संशोधन के तहत 1952 के तहत इसको जोड़ा गया था। मतलब बात करें कि शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो आपको बताना है 76वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और ये लागू कब हुआ था, ये हुआ था 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। ये मेरी तरफ से तीनों सरकारों के डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। पहले वाला संवैधानिक जो मैंने संविधान वाला जो पार्ट बनाया था उसका बता दिया मैंने, और इधर जो शासन प्रणाली है उसके तीनों के मैंने डायग्राम तैयार करवा दिए। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे, और वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप सबको पता है, संविधान से स्टार्ट उठाएंगे अपन। भाई अपन जो भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं उसके दोनों पार्टों को अपन एक बार सारणी के माध्यम से पढ़ लिया। अब स्टार्ट करेंगे संविधान से, जो अपना फर्स्ट पार्ट था संविधान। और उस संविधान में भी अपन कौन सी चीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। और संवैधानिक विकास में भी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन करेंगे ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1600 से लेकर 1858 तक, वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर ब्रिटिश ताज वाला शासन वो पढ़ेंगे, फिर संविधान निर्माण की कहानी पढ़ेंगे, और उसके बाद में संविधान का दर्शन पढ़ेंगे। और संविधान के दर्शन के अंतर्गत जो चीज़ें सारी विशेषता है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, वो सारे पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद में फिर शासन प्रणाली में आएंगे, और शासन प्रणाली में आने के बाद में अपन संघ सरकार पढ़ेंगे, फिर राज्य सरकार पढ़ेंगे, और फिर अपन कौन सी गवर्नमेंट पढ़ेंगे, स्थानीय गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट अपन वीडियो में आगे संविधान है वो वाला पार्ट